कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। आज की कहानी बहुत ही पुरानी है। बिहार में एक सौदागर रहता था जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। सौदागर के पास 12 समुद्र के जहाज थे। इन समुद्री जहाज़ों पर वे अपना माल लाद कर दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजा करता था, जिसकी उसे अच्छी कीमत मिल जाया करती थी। सौदागर की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था और सौदागर के बुरे दिन शुरू हो गए। सौदागर की पत्नी अचानक बीमार हो गई और बीमारी से उसकी मौत हो गई। सौदागर के सारे समुद्री जहाज एक एक करके डूब गए। उन जहाज़ों पर जो माल लदा हुआ था वह भी डूब गया और सौदागर बेचारा पैसे पैसे का मोहताज हो गया। सौदागर के दोस्तों ने जब उसका ये बुरा हाल देखा तो सौदागर का साथ छोड़ दिया। कहते हैं ना, मुसीबत में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। यही हाल उस बेचारे सौदागर का हुआ। बेचारा सौदागर अब क्या करता। नगर को छोड़कर वह एक छोटे से गांव में बस गया। सौदागर की 3 बेटियां थीं। उसने एक दिन अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बिठाया और कहने लगा, प्यारी बेटियों, हम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम देख ही रही हो कि नौकर चाकर तो अब है नहीं। जो कामकाज करते हमारी ये हालत देखकर वह भी साथ छोड़ गए हैं। अब तो खाना बनाना, साफ सफाई, ये सब काम तुम तीनों बहनों को मिलकर करने पड़ेंगे। दोनों बड़ी लड़कियों ने तो पिता की बात सुनकर ओरियां चढ़ा ली और नकर बोली, बाबा हमसे ये घर का कामकाज होगा नहीं। लेकिन सौदागर की सबसे छोटी लड़की, जिसका नाम गुलाबी था, उसने अपने पिता को तसल्ली दी और कहने लगी, बाबा आप अपना दिल छोटा ना करें, कोई फिक्र ना करें, मैं घर का सारा काम अपने आप संभाल लूंगी। अब हुआ ये कि सौदागर की दोनों बड़ी लड़कियां तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती और सबसे छोटी लड़की गुलाबी घर का सारा काम किया करती। बेचारी कपड़े धोती, बर्तन मांजी और सबके लिए खाना बनाती और रात को थक कर चूर होकर सो जाती। इसी तरह से कई महीने बीत गए और फिर ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई कि एक दिन सौदागर को खबर मिली कि उसके 3 जहाज डूबे नहीं थे, बल्कि समुंदर में जबरदस्त तूफान आने की वजह से वे सही समय पर नहीं पहुंच सके थे और भटक गए थे। लेकिन अब वह बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े थे और उन जहाज़ों पर लाखों रुपए का सामान लदा हुआ था। सामान बहुत ही कीमती था। सौदागर ने जब ये खबर सुनी तो वो खुशी से फूला ना समाया। उसने ये खबर अपनी तीनों बेटियों को बताई और कहने लगा, प्यारी बेटियों, ईश्वर ने हमारी मुसीबत के दिन खत्म कर दिए हैं। मैं अब शहर जा रहा हूँ। बताओ वहां से तुम्हारे लिए क्या उपहार लेकर आऊं। बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी मेरे लिए सोने का एक खूबसूरत हार लेकर आइएगा जिसमें मोती जड़े हो। मंजुली बेटी बोली, पिताजी मुझे तो नीले रंग की रेशमी साड़ी ला दीजिएगा जिस पर सफेद सितारों का काम हुआ हो। सौदागर की सबसे छोटी लड़की गुलाबी ने कहा, पिताजी मुझे तो इस बात की खुशी है कि ईश्वर ने हमारे 3 जहाज डूबने से बचा लिए और वह सामान समेत हमें वापस मिल गए। बस आप सकुशल वापस घर आ जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सौदागर ने बेटी को प्यार करते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम कुछ तो मंगवा हो। गुलाबी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अच्छा पिताजी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो फिर मेरे लिए गुलाब का एक फूल लेकर आइएगा जिसकी भीनी भीनी महक से मेरा मन प्रसन्न हो जाए। दूसरे दिन सौदागर ईश्वर का नाम लेकर शहर रवाना हो गया। शहर पहुंचने के बाद सौदागर ने अपना सारा माल वहीं की मंडी में बेच दिया और लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। जब सारा माल बिक गया और सौदागर को समय मिला तो वह बाजार में अपनी बेटियों के लिए उपहार खरीदने गया। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी के लिए एक सोने का हार खरीदा। उसके बाद अपनी मझली बेटी के लिए एक रेशमी साड़ी खरीदी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए गुलाब का फूल खरीदने के लिए बाजार में घूमने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि सारा दिन ढूंढने पर भी बाजार में गुलाब का फूल कहीं नहीं मिला। अगले दिन सौदागर ने फिर से बाजार में गुलाब का फूल ढूंढने की कोशिश की। देखते ही देखते आसमान में काले काले बादल घेर आए और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। सौदागर बारिश से बचने के लिए इधर उधर कोई आसरा ढूंढने लगा, मगर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ढूंढते ढूंढ सौदागर को कुछ ही दूरी पर एक आलीशान मकान नजर आया। सौदागर भागता हुआ वहां पहुंच गया। वह मकान इतना ऊंचा था कि मानो आसमान से बातें करता था। बारिश से बचने के लिए सौदागर इस मकान में दाखिल हो गया। सौदागर जब मकान के अंदर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक
बहुत बड़े कमरे में बहुत ही कीमती कालीन बिछी हुई है और कई पलंग भी पड़े हुए थे। सौदागर वहां आराम से बैठ गया और सोचने लगा, लगता है ये किसी राजा का महल है। करीब 1 घंटा सौदागर वहां पर बैठा रहा, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब सौदागर को भूख भी सताने लगी थी। अचानक वह क्या देखता है कि उसके सामने एक मेज पर कई तरह के पकवान सजे हुए थे। उन पकवानों की खुशबू से सौदागर की भूख और भी तेज हो गई। बस फिर क्या था, सौदागर ने पेट भरकर खाना खाया और ईश्वर का ध्यान किया। इतने में बारिश बंद हो चुकी थी। अब सौदागर उठा और सोचने लगा कि अगर मकान का मालिक मिल जाता तो वह उसका धन्यवाद करता। सौदागर ने मकान का कोना छन मारा, लेकिन उसे वहां पर कोई आदमी तो क्या कोई पक्षी भी नहीं मिला। इस बात पर वह बड़ा ही हैरान हुआ। आखिर वह निराश होकर बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि दरवाजे के दाईं तरफ उसने देखा कि एक बगीचा लगा हुआ था जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे और एक जगह गुलाब के फूल भी लगे हुए थे। सौदागर गुलाब के फूलों को देखकर खुशी से उछल पड़ा और वह लपक कर वहां पहुंच गया। अभी वह गुलाब का फूल तोड़ने ही वाला था कि तभी उसके पाँव के नजदीक एक सांप फूंकाता हुआ दिखाई दिया और वे आदमी की आवाज में बोलने लगा, क्यों भाई स्वादा, अगर भलाई का बदला तुम बुराई से दे रहे हो, मैंने तो तुम्हारे लिए अपने महल के दरवाजे खोल दिए और तुम्हें इस तूफानी बारिश में आसरा दिया। तुम्हें भूख लगी तो खाना खिलाया, हर तरह का आराम पहुंचाया, और अब जाते हुए तुम मेरे खूल तोड़ कर ले जाना चाहते हो। सौदागर घबरा गया कि एक सांप मनुष्य की बोली कैसे बोल सकता है। उसने घबराकर जवाब दिया, नहीं नहीं नागराज, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो मकान के मालिक को बहुत तलाश किया, सारे कमरे चान मारे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। मुझे तो अपनी छोटी बेटी के लिए सिर्फ एक गुलाब का फूल चाहिए, अगर आप दे दें तो। नागराज ने सौदागर की बात काटते हुए खूंकार कर जवाब दिया, बस भाई सौदागर, अब ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें मत बनाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं और सबसे छोटी लड़की ने तुम्हें गुलाब का फूल लाने के लिए कहा है। तुम अपनी सबसे छोटी बेटी को मेरे पास लेकर आओ, वह अब मेरे साथ इस महल में रहेगी। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और उसके आने से मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। तुम ये ना समझना कि यहाँ से जाने के बाद मुझसे बच जाओगे। मैं तुमको 10 दिन की मोहलत देता हूँ, अच्छी तरह से सोच समझ लो। 10वें दिन अगर लड़की यहाँ पर न पहुंची तो मैं खुद तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को डसकर खत्म कर दूंगा। इसलिए भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम भागकर जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहां पहुंच जाऊंगा। बेचारा सौदागर नागराज की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और रोता पीटता वहां से अपने गांव रवाना हो गया। वह शाम तक अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को सोने का हार और रेशम की साड़ी दे दी। उसके बाद वह गुलाबी की तरफ देखकर रोने लगा। गुलाबी ने पूछा, बाबा क्या बात है, आप रोते क्यों हैं? बेचारे सौदागर ने नागराज का सारा किस्सा उसे सुनाया। पूरी बात सुनते ही गुलाबी की बहनों ने गुलाबी को कोसना शुरू कर दिया। कहने लगी, और फरमाइश करो गुलाब के फूल की, हमारी तरह तुम भी सोने का हार या साड़ी मंगवा लेती तो फिर ये मुसीबत हम पर न पड़ती। अब क्या होगा? इधर गुलाबी ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप मुझे नागराज के पास छोड़ आएं। ऐसा ना हो कि मोहलत पूरी होने के बाद नागराज यहाँ पर आ जाए, आपको और मेरी बहनों को डस ले। मैं अपनी बहनों और अपने पिता की जान गंवाना नहीं चाहती। सौदागर ने कहा, बेटी मैं कैसे तुझे वहां पर छोड़ा? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तुझे एक सांप के हवाले कैसे कर सकता हूँ? गुलाबी ने अपने पिता को तसल्ली दी और कहा, बाबा जाको राखे साया मार सके ना कोई। मैंने नागराज का क्या बिगाड़ा है जो वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा? इसके बाद 8वें दिन सौदागर ने अपनी बेटी को अपने साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़ा। शाम तक वह नागराज के महल में जा पहुंचे। नागराज ने जब सौदागर को देखा तो कहने लगा, भाई सौदागर तुमने अच्छा किया जो अपनी बेटी को मेरे पास ले आए। अब तुम वापस चले जाओ और कोई चिंता मत करना, गुलाबी को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं इसे बहुत ही अच्छे से रखूंगा। सौदागर ने अपनी बेटी गुलाबी को अपने गले से लगाया और रोता रोता अपने गांव की तरफ लौट गया। लेकिन उसे अपनी बेटी का इतना दुख लगा कि घर पहुंचते ही वह बीमार पड़ गया। वह हर वक्त अपनी बेटी को याद करता और आंसू बहाता रहता। दिल ही दिल में वह दुखी होता रहता। दूसरी तरफ गुलाबी सांप के
महल में अच्छे से अच्छा खाती, अच्छे से अच्छा पहनती और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर नागराज का दिल बहलाती। जब शाम हो जाती तो नागराज धीरे धीरे गुलाबी के पास आता और कहता, गुलाबी तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन गुलाबी घबराते हुए कहती, नागराज मैं डरती हूँ, मुझे तुमसे भय लगता है। ये सुनकर नागराज उदास हो जाता और चुपचाप वहां से चला जाता। इसी तरह से कई दिन बीत गए। बेचारी गुलाबी को अब अपने पिता की बहुत ही याद आने लगी। अपने पिता की याद में वह उदास रहने लगी। जब नागराज ने गुलाबी की ये हालत देखी तो उसने गुलाबी से पूछा, गुलाबी आखिर बात क्या है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे तुम्हारी उदासी अच्छी नहीं लगती। तब गुलाबी ने कहा, नागराज वैसे तो मुझे यहाँ पर किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे अपने बूढ़े पिता की बहुत ही याद आ रही है। ना जाने वे किस हाल में होंगे। कितना अच्छा होगा अगर मैं एक बार उनसे मिल सकूं। नागराज ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलने की इजाजत दे सकता हूँ। तुम कल ही अपने पिता के घर चली जाओ और जल्दी वापस आ जाना। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। गुलाबी ने कहा, ठीक है नागराज। और फिर गुलाबी अगले दिन अपने पिता के घर चली गई। जब अपने पिता के घर पहुंची तो ये देखकर कि उसके पिता बहुत ही बीमार हैं, गुलाबी को बहुत ही दुख हुआ। बेटी को घर में देखकर सौदागर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने बेटी को गले से लगा लिया। कहने लगा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मेरी बेटी गुलाबी आ गई है। और फिर हुआ भी ऐसा ही। गुलाबी ने अपने पिता की इतनी सेवा की कि कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बिस्तर से उठकर अपने कामकाज करने लगा। एक दिन सदागर ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी नागराज के महल में तुम्हारे साथ क्या बीत रहा है? बेटी ने सारी बात अपने पिता को बता दी और आखिर में कहने लगी, बाबा बाकी सारी बातें तो छोड़िए, सबसे अजीब बात तो ये है कि हर रोज जब शाम ढलती है तो नागराज मेरे पास आकर मुझसे कहता है कि गुलाबी मुझसे शादी कर लो। सौदागर ने पूछा, बेटी तुम नागराज को क्या जवाब देती हो? गुलाबी ने कहा, मैं कहती हूँ नागराज मैं तुमसे डरती हूँ, मुझे तुमसे भय लगता है। और मेरा ये जवाब सुनकर नागराज चुपचाप वहां से चला जाता है। ये सुनकर सौदागर किसी गहरी सोच में पड़ गया और बड़ी देर तक वह सिर झुकाए बैठा रहा। कहने लगा, बेटी अगर इस बार नागराज ने तुमसे यही बात कही तो तुम उसको ये जवाब देना, अच्छा नागराज मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुलाबी ने हैरान होकर कहा, बाबा नागराज से शादी? आप क्या कह रहे हैं? वह भला एक सांप है और मैं एक इंसान हूँ, मैं भला एक सांप से शादी कैसे कर सकती हूँ? सौदागर ने अपनी बेटी को मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटी मुझे इस बात में कोई रहस्य लगता है, तुम मेरा कहा मानकर तो देखो, हो सकता है ईश्वर की यही इच्छा हो। गुलाबी ने कहा, अच्छा बाबा अब की बार मैं आपके कहने पर यही जवाब दूंगी। अब सौदागर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था, इसलिए गुलाबी ने वापस सांप के महल में जाने की तैयारी शुरू कर दी और फिर अपनी बहनों और बाबा से मिलकर वो वापस सांप के महल लौट गई। महल में पहुंची तो नागराज ने उसे देखकर कहा, तुम आ गई गुलाबी? और गुलाबी ने जवाब दिया, मेरे पिताजी स्वस्थ हो गए तो मैं वापस आ गई, मैंने तुम्हें वचन जो दिया था। और फिर जब शाम ढलने लगी तो नागराज गुलाबी के पास आया और धीरे से कहने लगा, गुलाबी तुम मुझसे शादी कर लो। पहले तो गुलाबी कुछ हिचकचाई, लेकिन फिर उसे अपने पिता की कही हुई बात या आ गई। वह हिम्मत करके बोली, अच्छा नागराज मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब तो तुम खुश होना। इधर गुलाबी के मुंह से ये शब्द निकले और उधर नागराज ने अपने शरीर से सांप की खाल उतार दी और लोटपोट होकर देखते ही देखते वह एक खूबसूरत राजकुमार बन गया। उसने कीमती कपड़े पहने थे, सुंदर चेहरा, तगड़ा शरीर और लंबा कद। गुलाबी ने हैरान होकर कहा, नागराज कहाँ पर गए? राजकुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बात ये है गुलाबी व सांप मैं ही हूँ। ये करीब 10 साल पहले की बात है। मैं एक राजकुमारी के स्वयंवर में गया था और स्वयंवर की शर्त ये थी कि राजकुमारी उस लड़के को अपना दूल्हा बनाएगी जो जंगल में जाकर सबसे अनोखे तरीके से शिकार करेगा। और इस शर्त को पूरा करने के लिए मैं जंगल में गया। मैंने देखा कि एक बाज अपने पंजों में एक सांप को दबाते हुए आसमान में उड़े जा रहा था। मैंने अपना तीर
कमान संभाला और निशाना सीधा बाज पर लगाया, जिसका नतीजा ये निकला कि वह सांप बाज के पंजों से छूट गया और जमीन पर गिरने लगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि वह सांप वहीं जंगल में बैठे एक ऋषि के ऊपर जा गिरा, जो उस समय ध्यान में लीन थे। जब सांप उस ऋषि के ऊपर गिरा तो ऋषि का ध्यान भंग हो गया। जब मैं उस सांप को लेने के लिए ऋषि के पास गया, तब ऋषि महाराज को मेरी इस हरकत पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। कहा, दुष्ट राजकुमार, तूने ध्यान में लीन एक ऋषि पर यह सांप गिराया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी इस समय एक सांप बन जाए। ऋषि का श्राप सुनकर मैं भय से कांपने लगा और ऋषि के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। और मैंने ऋषि को सारी बात बताई कि जो भी हुआ वह अनजाने में हुआ है, क्योंकि राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त इसी तरह की थी और ये सब मैंने राजकुमारी से शादी करने के लिए किया था। मेरी बात सुनकर ऋषि का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा, राजकुमार, मेरा श्राप खाली तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता सकता हूँ, और वह ये है कि सांप बनने के बाद जिस दिन कोई लड़की अपनी इच्छा से तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, उसी दिन तुम श्राप मुक्त हो जाओगे और फिर से एक राजकुमार बन जाओगे। आज तुमने मुझसे शादी करने के लिए हामी भर दी तो मैं फिर से एक राजकुमार बन गया। गुलाबी राजकुमार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। इसके बाद राजकुमार गुलाबी को लेकर अपने राज्य में गया, जहाँ पर उसके माता पिता भी थे। वे लोग राजकुमार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर बड़े ही धूमधाम से गुलाबी और राजकुमार की शादी कर दी गई। कुछ दिनों के बाद गुलाबी और राजकुमार सौदागर से मिलने के लिए उसके गांव गए। सौदागर यह देखकर बड़ा ही खुश था कि उसकी बेटी अब एक राज्य की रानी बन चुकी है और इस तरह से वे सब एक सुखमय जीवन बिताने लगे। धन्यवाद।